3 अक्टूबर 2025 केरल के इडुक्की जिले के उदंबनूर गांव में सुबह सुबह तालाब में गोताखोरों और पुलिस वालों को देखकर गांव वाले सन्न रह गए। उन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। 60 फीट गहरे इस तालाब में पानी बहुत ठंडा था। लेकिन गोताखोर यहाँ पर एक ऐसे फ़ोन की तलाश कर रहे थे जो कि ना सिर्फ इस केस की कहानी को बदल सकता था, बल्कि किसी बेकसूर को जेल जाने से बचा सकता था और असल मुजरिमों को जेल तक पहुंचा सकता था। आखिरकार कई घंटों की मेहनत और मशक्क़त के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और एक गोताखोर पानी से बाहर आता है और उसके हाथ में वही मोबाइल फ़ोन था। देखने में तो ये एक नॉर्मल सा फ़ोन था, लेकिन इस फ़ोन में वो राज दफन थे जो कि पुलिस को असल मुजरिमों तक पहुंचा सकते थे। आखिर क्या है इस केस की असल सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। 26 सितंबर 2025 जैसी का बड़ा बेटा रात करीब 9 बजे अपनी माँ को कॉल करता है। दरअसल जैसी और सैम जॉर्ज के 2 बेटे थे और दोनों ही इंडिया से बाहर रहते थे, लेकिन उनके दोनों बेटे हर दिन अपनी माँ को कॉल करते और उनका हालचाल पूछते थे। 26 सितंबर को भी ठीक वैसा ही हुआ। उनके बड़े बेटे ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी माँ को कॉल किया। उस रात उनकी माँ मतलब जैसी ने कॉल उठाया तो सही, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। इसके बाद उनके बेटे ने कई बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी, लेकिन उसकी अगली सुबह भी उन दोनों भाइयों के लिए अच्छी नहीं निकली। पिछली रात से ही उनकी माँ उनका कॉल नहीं उठा रही थी और इधर दूसरे बेटे ने भी चिंता में अपनी माँ को व्हाट्सएप मैसेजेस करे कि हे मॉम, आप ठीक तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ की तरफ से उसका कोई मैसेज सीन नहीं हुआ, ना कोई कॉल रिसीव हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सैम जॉर्ज को कॉल किया। उन्होंने कॉल तो उठाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनकी कॉल भी कट हो गई और दोबारा कॉल करने पर उनकी कॉल रिजेक्ट कर दी गई। अब उन दोनों भाइयों को यहाँ यकीन हो चुका था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो दोनों अपने पिता की हर हरकत से वाकिफ थे। इसलिए जैसे के बेटे ने तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताई। किसी अनहोनी के डर से उसका दोस्त तुरंत उसके घर के लिए निकल गया, लेकिन दोपहर के करीब 12:30 बजे जब उसका दोस्त उसके घर पर पहुंचा तो जैसी के घर का गेट बाहर से बंद था और अंदर कोई हलचल नज़र नहीं आ रही। हालांकि उसने जैसी को आवाज़ भी लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो उसने बिना देर किए तुरंत वहां पुलिस को कॉल कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब पुलिस घर का मेन गेट खोलकर अंदर जाती है तब घर के अंदर का नज़ारा थोड़ा अजीब लगता है। घर के ड्राइंग रूम में मिर्ची पाउडर जैसी स्मेल आ रही थी और पास ही में पड़े एक टेबल पर एक टॉवल पड़ा था जो कि हल्का सा गीला था। किचन में भी एक ग्लास टूटा हुआ पड़ा था और दरवाजों पर किसी ऑयली चीज़ के निशान दिख रहे थे। ये सब देखकर पुलिस भी परेशान हो गई, क्योंकि वहाँ ना तो सैम जॉर्ज मौजूद था और ना ही जैसी का कोई अता पता था। लेकिन घर के हालात देखकर पुलिस इतना तो समझ गई कि ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसके बाद पुलिस ने जैसी के बड़े बेटे से उसके पिता सैम जॉर्ज का नंबर लिया और उसे कनेक्ट करने लगे। इस बार सैम जॉर्ज ने कॉल तो रिसीव कर ली, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ करनी चाहिए तब उसने बोला कि मैं अभी बाहर हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। क्राइम सीन को सीज कर लिया गया और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। जांच करने पर जैसे के घर के सारे वीडियो कैमरास बंद मिले और जब डीवीआर की रिकॉर्डिंग चेक करी गई तो उसमें 26 सितंबर रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की फुटेज मिसिंग मिली गई। और इसी चेकिंग के दौरान सैम जॉर्ज भी अपने घर पर पहुँच गया था और पुलिस ने सैम से पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो सैम ने कहा कि मुझे कन्फर्म तो नहीं पता, लेकिन शायद वो अपने किसी दोस्त के वहाँ गई होगी। सैम की ये बात सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। इसलिए 28 सितंबर की सुबह पुलिस ने उसके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सबको चेक किया और जल्द ही पुलिस को उनमें से एक फुटेज में 26 सितंबर की रात 11:42 पर सैम जॉर्ज की कार गैराज से निकलती हुई दिखाई देती है।
और ठीक 2:10 पर वहाँ सैम की कार वापस आती हुई दिखाई देती है। सीसीटीवी फुटेज हाथ लगने के बाद ओडियम पुलिस ने सैम जॉर्ज को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया। जब वो फुटेज सैम को दिखाई गई तो उसने कहा कि उस रात मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो थोड़ा मूड लाइट करने के लिए मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। इसके बाद 29 सितंबर को फिर एक बार फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और सैम की जांच करी गई और वही निकला जिसका शक था। कार में फॉरेंसिक टीम को ब्लड के स्टेन्स मिले, पुलिस को हेयर सैंपल्स भी मिले। फॉरेंसिक टीम ने उन सभी चीज़ों को लैब में भेज दिया। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर की रात 8:47 पर उनकी माँ से उनकी आखिरी बात हुई थी, और बात भी नहीं, उनका सिर्फ मैसेज आया था कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। इसके बाद पुलिस जैसी का फ़ोन ट्रेस करना शुरू कर देती है और ये सामने आता है कि उसका फ़ोन आखिरी बार MG यूनिवर्सिटी के पास एक्टिव मिला गया था। पुलिस अपनी जांच कर ही रही होती है, तभी मीडिया में एक खबर फैलती है कि पास ही की घाटी में किसी औरत के चप्पल और कपड़े मिले गए हैं। 2 अक्टूबर की सुबह पुलिस एक टीम लेकर उसी घाटी में पहुंचती है। इसके बाद पुलिस ने घाटी में उतरना शुरू करा और थोड़ी ही देर चलने के बाद पुलिस को झाड़ियों के बीच लेडीज चप्पल, कपड़े और पैरों के निशान नजर आए, और जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें वहाँ किसी औरत की लाश पड़ी मिली। जब जांच पड़ताल की गई तब ये पता चला कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, सैम जॉर्ज की पत्नी जैसी की ही थी। उधर कई घंटों की मशक्कत के बाद भी जैसी का फ़ोन नहीं मिला था, लेकिन तभी अचानक किसी पुलिस वाले की नज़र तालाब पर पड़ी, जिसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। पुलिस ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया। का पानी 40 से 50 फीट गहरा था और काफ़ी ठंडा था, लेकिन गोताखोर बिना डरे उस पानी में कूदे और कुछ ही देर की तलाश के बाद उनमें से एक गोताखोर ऊपर आया और उसके हाथ में वही जैसी का फ़ोन था, जिसे देखकर सबको ये लगा कि अब ये केस सॉल्व हो गया है। उसके बाद उस फ़ोन को सीज करके सीधा फॉरेंसिक लैब में भेजा गया और उसका डेटा रिकवर करा गया, और इसके बाद कई ऐसे राज सामने आए जिससे सच में ये केस सॉल्व हो गया। दरअसल 26 दिसंबर की रात 11:42 पर जब सैम जॉर्ज लॉन्ग ड्राइव के लिए घर से निकला था, तब जैसी के मोबाइल की लोकेशन भी उसकी कार के साथ साथ जाते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे ये साफ हो गया कि उस दिन सैम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जैसी भी थी। और सबसे मेन बात, उसी रात सैम के फ़ोन में कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिले थे जिससे ये कंफर्म हो रहा था कि जैसी का कातिल कोई और नहीं, उसी का पति सैम जॉर्ज है। असल में जैसी ने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया था कि घर में अभी बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है और मेरा पति बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और मुझे उससे बहुत डर लगने लगा। लगातार पूछताछ और पुलिस की सख्ताई के बाद सैम जॉर्ज टूट जाता है और सब कुछ उगल देता है। घर वालों के बयान और पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है शादी से पहले काफ़ी सारे रिलेशंस थे। आखिर एक दिन जैसी ने सैम को बोल ही दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे अब डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर सैम बहुत ज़्यादा भड़क गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने डिवोर्स लिया तो उसे एलिमनी भी देनी पड़ेगी, और जिस घर में वो दोनों साथ रहते हैं उसमें भी जैसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था। सैम जॉर्ज सोचने लगा कि अगर जैसी ने डिवोर्स फाइल कर दिया तो उसे अपने घर से भी हाथ धोना पड़ेगा और वो रोड पर आ जाएगा। और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो सैम ने सोचा कि क्यों ना मैं जैसी को ही मार डालूं और अपने रास्ते का कांटा हटा दूं। और अब वो मौके की तलाश में रहने लगा। 26 सितंबर 2025 की वो रात थी जब उसे वो मौका मिला। उस रात 10:30 बजे उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा, और इसी झगड़े में सैम ने जैसी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। और इसके बाद सैम ने जैसी की डेड बॉडी गाड़ी में डाली। उसने 26 सितंबर की रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की सारी सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया। करीब 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ही वो उस घाटी वाले रास्ते तक पहुंच चुका था। सैम कार को एक खाई के पास रोकता है। इसके बाद उसने जैसी को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे पास ही की गहरी खाई में फेंक दिया। और जब वो वापस आ रहा था तब उसने जैसी का मोबाइल भी MG यूनिवर्सिटी के पास एक गहरे तालाब में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर हो जाए, सैम के साथ भी वैसा ही हुआ। उसकी सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई और उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद सैम को कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ उसे 14 साल की जेल में भेज दिया गया। लेकिन ये 14 साल वाली सज़ा भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है और ये केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। आपका क्या कहना है इस कहानी पर? आखिर सैम को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।